मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक, मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा से वनस्पति विज्ञान विभाग में आज हम बीएससी भाग तृतीय के प्रथम पेपर पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की पहली यूनिट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में एक शब्द आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी एक विज्ञान का वह भाग है या विज्ञान की वह शाखा है जो जूलॉजी अथवा बॉटनी या बायोलॉजी, जिसको हम कह सकते हैं, में समान रूप से प्रभावी और समान रूप से पढ़ा जाता है। इकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा पेपर है जो किसी जीव अथवा जीवों के समूह का संबंध जो उसके पर्यावरण से है उसके बारे में हमें बताता है। सबसे पहले हम देखेंगे इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। इकोलॉजी शब्द जो यूज़ किया जाता है, हम अंग्रेजी में जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं या जिसे हम पारिस्थितिकी हिंदी में कहते हैं, उस शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है जिन्हें हम ओइकोस तथा लोगोस कहते हैं। ओइकोस का अर्थ है किसी भी जीव, जंतु या पादप जिसकी इकोलॉजी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, का घर या निवास स्थान, अर्थात वह जीव या पादप किस प्रकार के निवास स्थान पर रह रहा है, उसका हैबिटेट क्या है। और लोगोस शब्द उस विज्ञान को, लॉजी जिसके लिए बायोलॉजी, जूलॉजी जैसे लॉजी वर्ड विज्ञान के लिए उपयोग होता है, लोगोस शब्द उसके अध्ययन हेतु उपयोग में लिया जाता है। तो अतः इकोलॉजी जो है ओइकोस व लोगोस नामक दो शब्दों से मिलकर बना है। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग 1858 में हेनरी डेविड थोरू नाम के वैज्ञानिक ने किया। इस बारे में बहुत से मत हैं, जो कुछ लोग ये कहते हैं कि इस शब्द का उपयोग सबसे पहले एच रिटर के द्वारा किया गया, लेकिन अगर हम अधिकांशतः देखें तो इसका उपयोग हेनरी डेविड थोरू के द्वारा ही किया हुआ प्रतीत होता है। लेकिन इस शब्द का सार, इस शब्द का जो मतलब है, वो सबसे पहले हैकल ने दिया 1886 में। अतः हैकल का नाम इकोलॉजी शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ये बताया कि किसी जीव की इकोलॉजी उस जीव के चारों तरफ के पर्यावरण, जीवित व अजीवित, लिविंग और नॉन लिविंग कंडीशंस के साथ में जो उसका संबंध है, उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। यह हैकल के द्वारा 1886 में बताया गया। इसके बाद बात आती है कि इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। इकोलॉजी किसी भी जीव, चाहे वह पादप है चाहे वह जंतु है, का अपने वातावरण से संबंधों का विज्ञान है। अर्थात वह जीव जिस वातावरण में रह रहा है, रहता है, से उसका संबंध है, उसे उस वातावरण के द्वारा किस प्रकार प्रभावित किया जाता है, इस संबंध की स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। जैसे
कृषि विज्ञान में फसल चक्र, खरपतवार, जल, उस क्षेत्र की मिट्टी, उस क्षेत्र का तापमान, उस क्षेत्र का मॉइस्चर इत्यादि इत्यादि सभी कारक मिलकर के उस कृषि की, उस फसल की इकोलॉजी का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार से कीट है, जंतु है, मछली है, मानव है, जंगल है, सभी प्रकार के जीव जंतुओं का अपने पर्यावरण के साथ संबंध इकोलॉजी कहलाता है। और इसे विभिन्न प्रकार के अध्ययनों के पश्चात, विभिन्न प्रकार की स्टडीज़ के बाद हम 3 कारकों के आधार पर या 3 संगठन के आधार पर इसे परिभाषित कर सकते हैं या इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। पहला संगठन इसका है पॉपुलेशन या समष्टि। पॉपुलेशन या समष्टि का अर्थ है किसी एक क्षेत्र में एक ही जाति के जीवों का समूह। दोबारा देखें, किसी एक क्षेत्र में एक ही जाति के जीवों का समूह उस जीव की पॉपुलेशन या समष्टि कहलाता है। समष्टि जो है उसका अर्थ है कि कोई एक जीव कितनी संख्या में उस क्षेत्र में उपलब्ध है, क्योंकि इस पर उस क्षेत्र के पर्यावरण का, उस क्षेत्र के कारकों का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए समष्टि को हम किसी इकोलॉजी में सबसे छोटी यूनिट मानते हैं। दूसरा आता है जैविक समुदाय या बायोटिक कम्युनिटी। इसका अर्थ है किसी एक क्षेत्र में कई जातियों की अलग अलग समष्टि, अर्थात एक क्षेत्र में अलग अलग कितनी पॉपुलेशन, अलग अलग जातियों की कितनी पॉपुलेशन उपस्थित है। इसको किसी एग्जाम्पल से समझें। मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है जिसे हम भौगोलिक क्षेत्र के रूप में चिन्हित कर सकते हैं, किसी एक क्षेत्र को हम जियोग्राफिकल एरिया के रूप में चिन्हित कर सकते हैं। उस क्षेत्र में कितने ट्रीज़ हैं, कितने पेड़ हैं, ये एक समष्टि हो गई। उस क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में कितने मानव निवास कर रहे हैं, ये दूसरी समष्टि हो गई, दूसरी पॉपुलेशन हो गई। उस क्षेत्र में कितने ऐसे जीव हैं जो हर्बीवोरस हैं, जो हरे पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, ये तीसरी समष्टि हो गई। इस प्रकार से उस एक क्षेत्र में कितनी पॉपुलेशंस पाई जा रही हैं, ये सब मिलकर के उस क्षेत्र के जैविक समुदाय या बायोटिक कम्युनिटी का निर्धारण करती हैं, निर्माण करती हैं। तीसरा जो मुख्य संगठन है, जो इसका मुख्य फैक्टर है, या आप ये कह सकते हैं जो इसका मुख्य गुण है, वो है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र किसी एक क्षेत्र में उपस्थित समस्त जैविक समुदाय तथा उसके अजैविक वातावरण को, पारिस्थितिक या इकोसिस्टम को आप इस तरह से समझ सकते हैं, किसी एक जियोग्राफिकल क्षेत्र में, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनका निर्माण बायोटिक कम्युनिटी में हम पीछे पढ़ चुके हैं, पॉपुलेशन में हम पढ़ चुके हैं, जितने जीवित और उनको प्रभावित करने वाले जितने अजैविक कारक हैं। अजैविक कारक कौन से हो सकते हैं? जैसे तापमान, जल, मृदा, नमी या ह्यूमिडिटी, या उस क्षेत्र में होने वाला पॉल्यूशन, प्रदूषण इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार के जो अजैविक कारक हैं, वो जो जीवित जीवों को प्रभावित कर सकते हैं, इन दोनों के आपस में संबंध को इकोसिस्टम कहते हैं। मोटे मोटे रूप में अगर हम दोबारा इसकी डेफिनेशन को देखते हैं तो ये समझ में आता है कि किसी एक जियोग्राफिकल एरिया में, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित
अलग अलग प्रकार की पॉपुलेशन अर्थात जैविक कारक या जैविक जितने भी समुदाय हैं वो पॉपुलेशन यानी कि लिविंग कम्युनिटीज़ हैं वो, और उनको प्रभावित करने वाली नॉन लिविंग फैक्टर्स, उनको प्रभावित करने वाले अजैविक कारक, दोनों मिलकर के इकोलॉजी का निर्माण करते हैं। यह इसके मुख्य संगठन है। इकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो उसकी मुख्य संकल्पनाएं या उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हो सकते हैं वो हमें पता होने चाहिए। उनके बिना इकोलॉजी का ज्ञान बेकार है। सबसे पहला जो मूल संकल्पना है वह आती है म्यूचुअल इंटरेक्शन का। हम पीछे पढ़ के आए हैं जिसमें हमने पढ़ा है इकोसिस्टम, जहाँ पर जीवित और अजीवित, लिविंग और नॉन लिविंग आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन में रहते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो मूल संकल्पना में पहली संकल्पना है परस्पर सक्रियता, म्यूचुअल इंटरेक्शन। सभी जीवधारी व उनका पर्यावरण सक्रिय रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं और इसके कारण उनकी संख्या व जो अजैविक कारक हैं वो भी प्रभावित होते हैं। ये पहला इसकी मूल संकल्पना है। दूसरी संकल्पना है पर्यावरण व कारक, एनवायरनमेंट एंड फैक्टर्स। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण एक विभिन्न प्रकार के फैक्टर्स से मिलकर के बना एक ऐसा फैक्टर है जो जीवित और अजीवित दोनों प्रकार के कारकों को प्रभावित करता है। अतः जो एनवायरनमेंट है और उसके कारक हैं वो इकोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट रोल में पाए जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा सीधे सीधे जीवित संगठन को प्रभावित किया जाता है। तीसरा मूल का संकल्पना या बेसिक कॉन्सेप्ट आता है जातियां व अनुवांशिक संगठन, स्पीसीज एंड जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी इकोसिस्टम में जेनेटिक पूल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। जेनेटिक पूल का मतलब होता है कोई भी एक जाति जो अपने जीन का संरक्षण करती है, बढ़ती है और विकास करती है, अपनी क्रिया, संरचना और अपने जनन में एक रूपता बनाए रखती है, इसे हम जेनेटिक पूल कहते हैं। तो जातियाँ फैक्टर्स के द्वारा प्रभावित होती हैं और वो फैक्टर्स उन जातियों को प्रभावित करते हैं। यह एक मूल संकल्पना है। चौथी मूल संकल्पना आती है सक्सेशन या अनुक्रमण। इसका अर्थ है, हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जीवित कारक व अजीवित कारक दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, लेकिन अनुक्रमण या सक्सेशन में मत का अर्थ है जब एक जीवित कारक दूसरे जीवित कारक को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल लें, जैसे हमारे पास में कोई एक छोटा जंगल है जहाँ पर हर्बीवोरस एनिमल्स जो घास और पेड़ पौधों पर निर्भर हैं वो एनिमल्स हैं, तथा कार्निवोरस हैं जो मांसाहारी जीव हैं वो भी हैं। यदि मान लीजिए हम मांसाहारी जीवों को ख़त्म कर देंगे, उनका शिकार कर लिया जाता है, रिज़ल्ट क्या होगा? रिज़ल्ट ये होगा कि जो शाकाहारी जीव हैं, हर्बीवोरस हैं, उनकी संख्या एकाएक बढ़ जाएगी। अर्थात एक जीव ने दूसरे जीव को प्रभावित किया। जब उनकी संख्या बढ़ जाएगी, जो हर्बीवोरस हैं, शाकाहारी हैं, उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो उनको अधिक मात्रा में भोजन के लिए अधिक पेड़ पौधों पर निर्भर रहना पड़ेगा। धीरे धीरे वहाँ से जो वनस्पतियाँ हैं वो लुप्त होने लगेंगी और अल्टीमेटली अंततः वह स्थान जहाँ जंगल था या एक छोटा जंगल था जिसका उदाहरण हमने लिया वह ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक जीवित प्रजाति दूसरी जीवित प्रजाति को भी प्रभावित करती है। इसे हम सक्सेशन या अनुक्रमण कहते हैं। यह एक मूल संकल्पना है। और चौथा, पांचवा भाग आता है बायोम। जब
यह परिवर्तन जिसमें एक दूसरे को प्रभावित किया जाता है बड़े स्तर पर हो, उसे हम बायोम कहते हैं। ये सक्सेशन, बायोम इत्यादि जब हम आगे इकोलॉजी में और डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ हमारे पास में पूरी डिटेल में आएगा, पूरे चैप्टर्स में हम इसको पढ़ेंगे। तो इस प्रकार इकोलॉजी को मुख्यतः 5 संकल्पनाओं में विभेदित किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में।